अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। ये तुम दोनों की माफ़ी का पहला और आखिरी मौका है। इस सुनहरी मौके को ज़ाया नहीं करना। ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते। मैं आपको ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगा थानेदार साहब, अल्लाह रखा ने तशक्कुराना अंदाज में कहा। झूरा बोला, मैं भी आइंदा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा मलिक साहब। ये बताओ, मैंने एक फौरी ख्याल के तहत झूरा से पूछ लिया, तुमने क्या कहकर रुखसाना और फरजाना को डेरे की तरफ जाने के लिए आमादा किया था? मैंने इनसे कहा था कि इधर डेरे पर बड़े खान साहब मौजूद हैं। झूरा ने जवाब दिया, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। वो तुम दोनों की तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में वो तुमसे बात करना चाहते हैं, लिहाजा किसी और को तनख्वाह में बढ़ोतरी की बात न बताना। वो दोनों खुश हो गईं और छुट्टी के बाद डेरे की तरफ चली गई थीं। और इस रोज़ तुमने मज़ीद काम का बहाना करके 10 औरतों को इसी मकसद के लिए कारखाने में रोक लिया था ताकि तुम रुखसाना और फरजाना को डेरे पे जाने का कह सको, क्योंकि इन 10 औरतों में ये दोनों लड़कियां भी शामिल थीं, है ना? वो नदामत भरे अंदाज में बोला, जी मलिक साहब, समझ लो कि मैंने तुम दोनों की अब तक की सारी खताओं को माफ़ कर दिया है। मैंने बारी बारी इनके चेहरों के तासुरात का जायज़ा लेते हुए दो टोक अंदाज में कहा, लेकिन आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि आज के बाद वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वफादार रहेंगे और मैं जब भी और जहाँ भी किसी बयान के लिए इन्हें तलब करूँगा वो सारे काम छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, मैं तुम दोनों के वादों पर भरोसा करके यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अब तुम भी अपने अपने ठिकाने पे आराम करो और इन सारी बातों को भूल जाओ। तुम्हें बिल्कुल ये याद नहीं रखना कि मैं और हवलदार यहाँ आए थे और हमने तुम लोगों से किसी किस्म की पूछताछ की थी। इसी पर्दादारी में तुम्हारी निजात और सलामती है। मेरी बातें इनकी समझ में आ गईं। उन्होंने मेरी नसीहत को याद रखने और मेरी हिदायत पर अमल करने का वादा किया। मैं हवलदार के साथ कारखाने से निकलकर डेरे की जानिब बढ़ गया। वो सुबह सादिक का वक्त था। मौसम खुशगवार नहीं कहा जा सकता था क्योंकि हवा बिल्कुल बंद थी। कारखाने के इस डेरे तक पहुंचने में हमें 2 से 3 मिनट लगे होंगे और इस कलील मुद्दत में हमारे बदन पसीने में नहा गए थे। डेरे के दरवाजे पर पहुंचकर बरकत अली ने फैसलाकुन लहजे में कहा, मलिक साहब, यहाँ पर हमने उल्टा तफ्तीशी फार्मूला आजमाना है। मैं पूछे बिना न रह सका, यह उल्टा तफ्तीशी फार्मूला क्या होता है? पहले हाथ पाँव का इस्तेमाल और सबसे आखिर में सवालो जवाब, वो सनसनाते हुए लहजे में बोला। रुखसाना और फरजाना के दर्दनाक अंजाम के बारे में सोच सोच कर मेरा खून खोल रहा है। अगर मैंने अपने हाथ पाँव की बेचैनी को नहीं निकाला तो इस दबाव के बायस मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं हवलदार की जहनी कैफियत को बखूबी समझ रहा था। रुखसाना और फरजाना के मुजरिमों के हवाले से मेरा दिलो दिमाग भी गम गुस्से से लबालब भरा हुआ था, लेकिन मैंने अपने जज्बात को कमाल होशियारी से काबू कर रखा था। मुझे बरकत अली का उल्टी तफ्तीश वाला मुतालबा 100% जायज़ लगा, लिहाजा मैंने साफ अल्फाज में कहा, जब उल्टा तफ्तीशी फार्मूला ही इस्तेमाल करना है तो फिर दस्तक का तकल्लुफ़ क्यों किया जाए? दीवार फलांगो और सीधा डेरे के अंदर, फिर अल्लाह दे और बंदा ले। हवलदार को मेरा आइडिया बहुत पसंद आया। हम दोनों ने डेरे की 4 फुटी दीवार को बासानी फलांगा और बाआहिस्तगी डेरे के वसी और इस सैन में पहुंच गए। अंदर खामोशी का राज था। डेरे के आखिरी हिस्से में बड़े साइज के 3 कमरे बने हुए थे, जिनके सामने 2 चारपाइयाँ पहलू ब पहलू बिछी हुई थीं। मज़कूरा चारपाइयों पर 2 अफराद बेखबरी की नींद सो रहे थे। वो यकीनन फैयाज और अरशद ही थे। मलिक साहब, आप अपना रिवाइवल थाम कर तमाशा देखें, बरकत अली ने जनूनी अंदाज में कहा। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दें। हाँ, अगर इनमें से कोई फरार होने की कोशिश करे तो आप अपने सर्विस रिवाइवल के बल पर इसे रोक सकते हैं। मैंने हवलदार बरकत अली को अपने दिल के अरमान निकालने के लिए आज़ाद छोड़ दिया। वो किसी भूखे शेर की मानिंद इन पर टूट पड़ा। एक तो वो दोनों गहरी नींद में थे कि ये उफ्ताद इन पर टूट पड़ी, दूसरे जब तक इनके दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल होते बरकत अली ने मार मार कर इन्हें लहूलुहान कर दिया था, कबल इसके कि वो टूट फूट का शिकार होकर
किसी बयान देने के भी काबिल न रहते। मैंने हवलदार से कहा, बरकत अली, नाश्ता पानी काफ़ी हो गया, अब तुम इन्हें उल्टी हथकड़ी लगाकर कमरे में ले चलो, बाकी की कार्रवाई वहीं पर करेंगे। बरकत अली ने फौरन मेरे हुक्म की तामील कर दी। बरकत अली जुस्से का भारी और गुस्से का खूंखार था। इसके हाथ पांव में बिजलियां सब भरी हुई थीं। मैंने पहली मर्तबा इसे इन एक्शन देखा था। इसकी जारहियत में बरसों की वो बेबसी और मजबूरी थी जो हामिद खान के असर व रसूख के बायस इसे झेलना पड़ी थी। मेरी मैयत ने उसके हौसले और जवांमर्दी के सारे बंद खोल डाले थे। उसने फैयाज और अरशद को इतनी बेदर्दी से धोया था कि इनके मुंह नाक से खून छुड़वा दिया था। हम फैयाज और राशिद को गिरफ्तार करने के बाद कमरे में लाए और पूछताछ का आगाज किया तो उन्होंने हमारी तवक्को के बरक्स रद्द अमल का इजहार किया। मेरे सवालात के जवाब देने के बजाय उल्टा उन्होंने मुझे हामिद खान की ऊंची पहुंच और वसी तर इख्तियारात की धमकियां देना शुरू कर दी। मलिक साहब, हवलदार ने हतमी लहजे में कहा, इन दोनों खराब गाड़ियों को मरम्मत के लिए गैरेज ले जाना पड़ेगा, जहां मेरे पास वो औजार नहीं है जिनकी मदद से इनकी गूंगी जुबानों के कुफ्ल खोले जा सकें। हवलदार का इशारा बहुत वाज़ेह था। वो फैयाज और अरशद को थाने की मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शना चाहता था। मैंने इसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए ताईदी अंदाज में कहा, बरकत अली, तुम्हारा आइडिया दमदार है, लेकिन डेरा छोड़ने से पहले हमें खाना तलाशी का काम निपटा लेना चाहिए। बरकत अली ने मेरी बात से इत्तेफाक किया और हम डेरे की चेकिंग में मसरूफ़ हो गए। इस डेरे के पिछले हिस्से में कुल 3 कमरे बने हुए थे, जिनमें से 2 कमरे पहलू ब पहलू तामीर किए गए थे, जिनकी पैमाइश 15 × 15 फीट थी, जबकि तीसरा कमरा मुस्ततील शक्ल का था जो एक साइड में बना हुआ था। इसकी पैमाइश 15 बाय 30 फीट रही होगी। इस लंबूतरे कमरे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ज़रई आलात और जानवरों का खुश्क चारा भरा हुआ था। दीगर 2 कमरों में से एक में हमने फयाज और अरशद को बिठा रखा था और दूसरे कमरे का दरवाज़ा बंद था। जब हमने मज़कूरा कमरे को दरवाजे को खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही। इस कमरे को एक आलीशान और आरामदेह बेडरूम कहा जा सकता था। बाद अज़ा मुझे पता चला कि वो कमरा हामिद खान और इसके बेटे शाहज़ैब के लिए मखसूस था। इन बापेटे में से अगर किसी को कुछ वक्त डेरे पर गुजारना होता था तो वो इसी शानदार कमरे में क़याम करते थे। डेरे के कोने खुदरे खंगालने के बाद भी कोई ऐसी शय हमारे हाथ ना लगी जो किसी भी तौर इस केस में माविन साबित हो सकती। चुनाचे हमने फयाज और अरशद को टांगे में डाला और थाने आ गए। जब हम थाने पहुंचे तो उजाला पूरी तरह फैल चुका था। मलिक साहब, बरकत अली ने मुझसे कहा, आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ हाँ बोलो, आप वहीद या किसी और को एसपी ऑफिस भेज दें। उसने कहा। मैंने पूछा कि तुम क्यों नहीं जाना चाहते? मलिक साहब, वो होंठ भींचकर ज़ख्मी लहजे में बोला, मेरे तसव्वुर में रुखसाना और फरजाना के साथ पेश आने वाले शर्मनाक वाक़े की फिल्म मुसलसल चल रही है। मैं अपने दिमाग को जलता और आसाब को चटकता हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं जब तक इन दोनों हरामजादों की ज़बान से इकबाल जुर्म नहीं करवा लूँगा, मुझे सुकून नहीं आएगा। मैं बरकत अली की ज़हनी कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा था, लिहाजा मैंने इसे तफ्तीश की खुली छुट्टी दे दी। इसके साथ ही मैंने वहीद को अपने कमरे में बुलाकर पूछा, कैसी लगी हवलदारी? बहुत मज़ा आया मलिक साहब, उसने जवाब दिया। अब हाजिर ड्यूटी हवलदार वापस आ गया है, लिहाजा मैं तुम्हें किसी दूसरे काम में लगाना चाहता हूँ। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, क्या तुम हवलदारी करते करते ज़्यादा थक तो नहीं गए हो? नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए तवाना लहजे में बोला, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। बस तो फिर तुम ठीक ठाक नाश्ता करो और एसपी ऑफिस रवाना हो जाओ। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, एसपी साहब तुम्हें जो कुछ भी दें इसे तुम बाहिफाजत मेरे पास ले आना। इसके बाद तुम्हारे पास पूरे 24 घंटे की छुट्टी, जितना जी चाहे आराम करना। कांस्टेबल वहीद ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे सलूट करके कमरे से निकल गया। मैं भी नाश्ता करने अपने क्वार्टर में चला गया। 15-20 मिनट के बाद मैं यूनिफॉर्म पहनकर अपने कमरे में आया तो ट्रायल रूम की जानिब से मुझे 2 अफराद के चीखने, चिल्लाने और डकराने की आवाज़ें सुनाई दीं। मैं समझ गया कि बरकत अली ने अरशद और फयाज की खातिरदारी शुरू कर दी है।
تھوڑی ہی دیر کے بعد کانسٹیبل زاہد کی معیت میں کانسٹیبلز رفیق اور اشفاق بے نیل و مرام میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ ظاہر ہے انہیں کوئی کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی تھی۔ میں نے انہیں تھانے سے دور رکھنے کی خاطر گاما ڈنگر چور کا ڈرامہ رچا کر موزے زامن پور روانہ کیا تھا۔ انہیں ہر حالت میں خالی ہاتھ ہی لوٹنا تھا۔ میں نے تھانے پہنچتے ہی کانسٹیبل زاہد کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ تھانے کے داخلی دروازے پر موجود رہے اور جیسے ہی رفیق اور اشفاق کی واپسی ہو وہ انہیں سیدھا میرے کمرے میں لے آئے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دونوں فیاض اور ارشد کو اندر ٹرائل میں دیکھیں۔ بھائی گاما تو بڑا ہی چالاک نکلا، ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا، مجھے شک ہے کہ میرے عملے میں کوئی گاما کا جاسوس موجود ہے جس نے گاما تک یہ خبر پہنچا دی کہ آج رات اسے چھاپنے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی اس نے بھی اپنا منصوبہ بدل ڈالا اور وہ زامن پور کی طرف گیا ہی نہیں۔ تم دونوں نہر کے پل کے نزدیک بیٹھ کر رات بھر گاما کی راہ دیکھتے رہ گئے۔ میرا بیان سننے کے بعد ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ انہوں نے الجھن زدہ نظر سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر بیک زبان ہو کر بولے، ہمارے اندر گاما کا جاسوس کون ہے؟ وہ جو کوئی بھی ہے میں بہت جلد اس کا پردہ فاش کر دوں گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ خیر میں نے آج صبح رخسانہ اور فرزانہ کے مجرموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کون ہیں وہ؟ اشفاق نے اضطراری لہجے میں بے ساختہ پوچھا۔ قبل اس کے کہ میں اشفاق کے سوال کا جواب میں کچھ کہتا، حوالدار برکت علی میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اشفاق اور رفیق پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک اٹھا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو تنہائی میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ حوالدار کے انداز میں حد درجہ تجسس پایا جاتا تھا۔ اگر وہ علیحدگی میں مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا تو چند لمحات کے لیے اشفاق اور رفیق کو کمرے سے باہر بھیجا جا سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے باہر بلایا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ مجھے کوئی ایسی سنسنی خیز خبر سنانے والا تھا جو رفیق یا اشفاق یا پھر ان دونوں سے ہی گہرا تعلق رکھتی تھی۔ میں رفیق اور اشفاق کو کمرے میں چھوڑ کر جیسے ہی باہر نکلا، برکت علی نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے بڑی سرعت کے ساتھ مکینیکی انداز میں میرے کمرے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، تم نے انہیں اندر کیوں بند کر دیا؟ ملک صاحب وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، اشفاق کو فوری طور پر حراست میں لے کر شامل تفتیش کرنا پڑے گا۔ میں سمجھا نہیں، میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، آخر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ رخسانہ کو زندہ حالت میں اور فرزانہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد جن 4-5 افراد نے پامال کیا تھا، ان میں یہ درندہ اشفاق علی بھی شامل تھا۔ حوالدار نے دانت کچکچاتے ہوئے بتایا، میں نے فارمولہ نمبر 347 کا استعمال کر کے فیاض اور ارشد کی زبان کھلوا لی ہے۔ وہ بیان حلفی لکھوانے کو تیار ہیں۔ انہوں نے ہی مجھے اشفاق کے بارے میں بتایا ہے۔ فارمولہ 347 اس کمینے کا انتظار کر رہا ہے، آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میری روح کو قرار آ جائے۔ فارمولہ 347 خطرناک مجرموں کی زبان کھلوانے کے لیے آزمایا جاتا ہے۔ اس فارمولے کی روح سے زیر تفتیش مجرم کو مرچیں بھر دی جاتی ہیں اور چھت سے الٹا لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ خاصا غیر انسانی طریقہ تفتیش ضرور ہے، لیکن اسے فیاض اور ارشد جیسے ان معدود چند مجرموں پر استعمال کیا جاتا تھا جو انسان کی کھال کے اندر بھیڑیے کی خصلت کے حامل ہوں۔ تم اشفاق کو ہتھ کڑی لگا کر حوالت میں ڈال دو، میں نے پولیس یونیفارم کے تقدس کا احساس کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ہم فیاض اور ارشد کے بیانات قلم بند کریں گے۔ یہ سب سے آخر میں ہم اشفاق سے پوچھ تاچھ کریں گے۔ اگر اس نے اپنے جرم کو قبول کرنے میں کوئی فنکاری دکھانے کی کوشش کی تو بے شک میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ برکت علی چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے اس نے میری تجویز سے اتفاق کر لیا۔ اشفاق کو جب معلوم ہوا کہ فیاض اور ارشد کی زبان رواں کرنے کے لیے فارمولہ 347 استعمال کیا گیا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ حوالدار نے اسے دونوں متاثرین کی حالت کا مشاہدہ بھی کرا دیا تھا۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے بے چوں و چرا اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ ان تینوں شیطانوں کا بیانات کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ 4 جولائی کی شام حامد خان کے ایک دوست سلطان نے اس سے سبز پری کی فصل کا سودا کرنے ڈیرے پہ آنا تھا۔ اسی کی عیاشی کے لیے حامد خان نے فیاض اور ارشد کے توسط سے 2 لڑکیوں کا بندوبست کرایا تھا۔
लेकिन शाम से थोड़ी देर पहले हामिद खान को इत्तला मिली कि सुल्तान 4 के बजाय 5 जुलाई को डेरे पर आएगा। हामिद खान ने फयाज और अरशद को हुक्म दिया कि इन दोनों लड़कियों को डेरे ही पर कैद करके रखो और इनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाए। अलगर्ज 5 जुलाई की शाम सुल्तान हामिद खान से कारोबारी मुलाकात करने डेरे पर पहुंचा। प्रोग्राम के मुताबिक जब लड़कियों को सामान्य अय्याशी के तौर पर मेज़बान और मेहमान के सामने पेश करने का वक्त आया तो फरजाना ने इस खेल का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। फरजाना को कैद में डाल दिया गया और हामिद खान और सुल्तान रुखसाना की इज्जत को तार तार करते रहे। फिर जब सुल्तान डेरे से रुखसत हुआ तो रुखसाना को फयाज और अरशद के हवाले कर दिया गया। फयाज ने हामिद खान से पूछा, फरजाना का क्या करना है? वो तो टस से मस नहीं हो रही। हामिद खान ने जवाब दिया कि इसे अभी डेरे पर ही कैद करके रखो, इसकी किस्मत का फैसला मैं कल करूंगा। मेहमान और मेज़बान के जाने के बाद फयाज और अरशद वहशी दरिंदों की तरह रुखसाना पर टूट पड़े। थोड़ी देर के बाद अशफाक डेरे पर पहुंचा तो वो भी बहती गंगा में कूद पड़ा। इस रात रुखसाना की बेबसी पर ना तो आसमान टूट कर गिरा और न ही जमीन शक हुई। खूनी भेड़ियों के जुल्म सतम की ताप न लाते हुए रुखसाना अपने खालिक के हकीकी से जा मिली। सबसे पहले इन इंसान नुमा दरिंदों ने रुखसाना की लाश को नहरबुर्द कर दिया और इसी अफरा तफरी में फरजाना का दुपट्टा रुखसाना के साथ चला गया था। आइंदा रोज फयाज ने हामिद खान को रिपोर्ट दी और फरजाना के बारे में दोबारा पूछा। हामिद खान ने कहा कि तुम इस लड़की को समझाने की कोशिश करो, अगर वो मान जाती है तो मुझे इतला दे देना, मैं डेरे पर आ जाऊंगा और अगर वो किसी भी तरह राजी नहीं होती तो गला दबाकर इसका काम तमाम कर देना और इसकी लाश को कहीं टांग देना ताकि सबको यही लगे कि ये दोनों लड़कियां बदकिरदार थीं। एक ने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी और दूसरी ने खुद को फांसी लगा ली। फयाज और अरशद ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि किसी तरह फरजाना बदकारी के लिए आमादा हो जाए, मगर वो किसी मजबूत चट्टान के मानिंद इन हविसजादों के सामने डटी खड़ी रही। बिलाखिर फयाज ने अपने मालिक के हुक्म के मुताबिक गला घोंटकर फरजाना के मौत के घाट उतार दिया। फरजाना ने अपने इज्जत की हिफाजत करते हुए जान दी थी। वो सही मायनों में एक शहीद के मकाम पर फाइज हो गई, लेकिन ये बताते हुए मैं बेहद शर्मसार हूँ कि हम में कुछ ऐसे इंसान नुमा शैतान भी मौजूद हैं जो शहीदों की लाशों को भी अपनी हविस का निशाना बनाते हुए अपनी बेज़मीरी के आलमी रिकॉर्ड कायम कर देते हैं। इन 3 गलीज और बदबूदार हैवानों के हल्फिया बयानात ने मेरे हाथ इतने ज़्यादा मजबूत कर दिए थे कि मैं हामिद अली खान को गाजी नगर की गलियों में घसीटते हुए अपने थाने की हवालात तक ला सकता था। सोने पे सुहागा ये कि सेपहर के वक्त कांस्टेबल वहीद एसपी ऑफिस से वापस आ गया। अब सब्ज परी के खेतों की तस्वीर और इस नशीले पौधे की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट भी मेरे हाथ में आ गई थी, जो ये बताती थी कि सब्ज परी के पौधों में एक सरीउलस नशीली शय पाई जाती है। ये केमिकल फार्मूले के लिहाज से मार्फिन के बहुत करीब था। मैंने इस दिन का सूरज गुरूब होने से पहले हामिद अली खान को गिरफ्तार करके हवालात में पहुंचा दिया और आइंदा रोज उसकी निशानदही पर सुल्तान को मौजूद जफरवाल से गिरफ्तार कर लिया। रुखसाना और फरजाना की बर्बादी वाले घिनौने खेल के 5 किरदार मेरी कस्टडी में आ गए थे। इस मौके पर हामिद खान ने मुझे खतरनाक धमकियां भी दी। सफदर हयात, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, उसने सुलगते हुए लहजे में कहा। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। मैंने देखा, रस्सी जल गई थी मगर उसके बल नहीं गए थे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तुर्की ब तुर्की कहा, हामिद खान, मैं तुम्हारी पहुंच को अपने जूते की नोक पर मारता हूँ। बाकी जहाँ तक मेरे अच्छा या बुरा करने का मामला है तो ये सब मालकार है। मालकार? उसने सवालिया नजर से मुझे देखा। हाँ, मालकार यानी करनी का फल। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, इंसान जो बोता है वो बिलाखिर एक रोज़ काटना भी पड़ता है। फारसी में इसके लिए खूबसूरत मुहावरा भी है। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक मुतमईन सांस खारिज की, फिर हामिद खान के सामने मज़कूरा मुहावरा दोहरा दिया, चाह कुनरा चाह दरपेश, मतलब बुराई करने वाला एक दिन खुद बुराई का शिकार हो जाता है। वो मुझे खूंखार नज़रों से घूरने लगा जैसे मुझे कच्चा चबाने का इरादा रखता हो, लेकिन मैं 3 दिन की कड़ी दौड़ धूप के बाद इसे इसके इरादों से इतनी दूर ले आया था कि जहाँ इसकी बेबसी और लाचारी दीदनी थी।